बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो गेस्ट चैप्टर है वो 13 है। चैप्टर 12 तक हम पहले डिस्कस कर चुके थे। तो चैप्टर 13 में सबसे इम्पॉर्टेंट बात पहले ये है कि जिसको हमें डिस्कस करना है वो है कार्बोहाइड्रेट का यूनिट क्या है, यानी जनरल फार्मूला क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला याद रखना स्टूडेंट, CnH2ON होल N होता है। H2ON का मतलब है HOH, यानी कि कार्बोहाइड्रेट में H और OH के एटम अटैच होते हैं। जितने कार्बन होंगे उतने H और हाइड्रॉक्सिल एटम मौजूद होते हैं। या फिर इस तरह याद रख लो कि कार्बन की तादाद ऑक्सीजन की तादाद के बराबर होती है। हाइड्रोजन कार्बन की तादाद से क्या होते हैं, डबल होते हैं। कार्बोहाइड्रेट का कोई भी कार्बन ले लें, कार्बन में अगर फॉर एग्जाम्पल 7 है, 8 है, 6 है, 5 है, 4 है, आगे वाटर के जो मालिक्यूल हैं उसके मुताबिक होंगे, यानी जितने कार्बन होंगे उतने वाटर का मालिक्यूल होंगे। वाटर का मालिक्यूल का मतलब है उतने ही हाइड्रोजन एटम और हाइड्रॉक्सिल एटम होंगे। उसके बाद पेपर में क्वेश्चन आता है कि पौधे जो होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट कैसे सिंथेसिस करते हैं। तो आपने कहना है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए करते हैं, और आपने ये 7 इक्वेशन भी ज़रूर पुट करनी है। उसके बाद मोनोसिक्राइड के बारे में पूछा जाता है कि इसमें कितने कार्बन के एटम तक यूनिट हो सकते हैं, कितने कार्बन एटम हो सकते हैं मोनोसिक्राइड में। तो आपने कहना है मैक्सिमम 3 टू क्या होते हैं, 9 होते हैं। उसके बाद एक ग्लूकोज फ्रक्टोज में क्या डिफरेंस होता है, याद रखना है फ्रक्टोज में कीटोन होता है और ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ये स्टूडेंट्स, ये एल्डिहाइड ग्रुप है जिसके CHO जिसको बोलते हैं। चैप्टर 3 में हमने डिस्कस किया था। फ्रक्टोज का जो फंक्शनल ग्रुप होता है, किसी भी दरमियान वाली कार्बन के साथ अगर ऑक्सीजन के एटम अटैच होता है उसको हम क्या कहते हैं, कीटोनिक ग्रुप कहते हैं। यहाँ कीटोनिक ग्रुप है, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है, ये डिफरेंस होता है। उसके बाद मोनोसिक्राइड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये है, दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, इसको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। क्यों, इसकी रीज़न क्या होती है, क्योंकि ये सिंपल सिक्राइड है, इसको फर्दर हम सिक्राइड में चेंज नहीं कर सकते, सिंपल सिक्राइड में चेंज नहीं कर सकते, इसलिए दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज। जब इसे हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते तो इसलिए ये शुगर कौन सी होगी, रिड्यूसिंग शुगर होगी, इसलिए इसका दूसरा नाम होता है रिड्यूसिंग शुगर, जिसको हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। इसका मतलब है इसमें वाटर के मालिक्यूल को हम ऐड नहीं करा सकते। उसके बाद ओलिगोसिक्राइड, ओलिगोसिक्राइड ये होता है कम्बिनेशन होता है किसका, मोनोसिक्राइड का। उसमें कितने तक मोनोसिक्राइड हो सकते हैं, 2 to 9, ये ऑब्जेक्टिव आपने याद रखनी है। मैक्सिमम 9 मोनोसिक्राइड होते हैं। ये देखें, अगर 2 मोनोसिक्राइड आप आपस में मिल जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, डाइसिक्राइड कहेंगे। डाइसिक्राइड की बेहतरीन एग्जांपल जो पेपर में आती है वो क्या है, सुक्रोज है। उसके बाद अगर सुक्रोज को हाइड्रोलाइज किया जाए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो आपने कहना है इसमें 2 मोनोसिक्राइड के मालिक्यूल बनेंगे, एक ग्लूकोज बनेगा, दूसरा फ्रक्टोज बनेगा। इसको रिड्यूसिंग भी कहते हैं, नॉन रिड्यूसिंग भी कहते हैं। क्यों, इसके रीज़न क्या है, क्योंकि याद रखना स्टूडेंट्स, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग दोनों टर्म उस वक्त इस्तेमाल करते हैं कि जिस मालिक्यूल में वाटर के मालिक्यूल ऐड भी करा सकें, वाटर के मालिक्यूल को रिमूव भी करा सकें। तो इसमें ऐड भी कराते हैं, रिमूव भी कराते हैं। ये देखें, अगर ऐड कराएंगे तो इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, अगर इसमें से रिमूव कराएंगे तो इसका मतलब है आगे पॉलीसिक्राइड में चेंज हो जाएंगे। पॉलीसिक्राइड ओनली क्या होंगे, नॉन रिड्यूसिंग होंगे। ये ओनली नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, ये रिड्यूसिंग नहीं होते। उसके बाद आपने ये इसके यूजेस और सोर्सेस को लॉ क्वेश्चन के तौर पे लाजमी करना है। ये क्वेश्चन लॉ क्वेश्चन के तौर पे आता है कि सोर्सेस एंड यूजेस, ये आपने क्वेश्चन लाजमी करना है एज ए लॉन्ग क्वेश्चन। ये एक्सटेंसिव क्वेश्चन है, ये बोर्ड के पेपर में अक्सर पड़ा होता है कि सोर्सेज और कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज भी लिखें और यूजेस को भी डिस्कस करें। उसके बाद नेक्स्ट पेज की तरफ हम जा रहे हैं। नेक्स्ट पेज में हमने ये देखना है कि प्रोटीन को डिस्कस करना है कि प्रोटीन के बारे में कौन सी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर पेपर में आ सकते हैं। सबसे पहली बात है इसका जनरल फार्मूला। ये देखें, इसका जो जनरल फार्मूला है, इसका जो प्रोटीन का जो यूनिट है वो है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का ये जनरल फार्मूला है। ये इसमें कौन कौन से ग्रुप मौजूद हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमीनो ग्रुप, और साइड चेन पे क्या लगा देते हैं, आर, जिसे अल्काइल ग्रुप कहते हैं। ये आपने अमीनो एसिड का क्या करना है, फार्मूला को याद रखना है, जनरल फार्मूला उसका। उसके बाद देखें स्टूडेंट्स, इसमें कुछ अमीनो एसिड एसेंशियल होते हैं, कुछ नॉन एसेंशियल होते हैं, ये भी आपने याद रखना है। कुछ बॉडी को खुराक के ज़रिए ज़रूरत होते हैं और कुछ बॉडी को खुराक के ज़रिए हासिल नहीं किए जाते।
यानी कि बॉडी खुद सिंथेसिस करती है। जिनको बॉडी खुद सिंथेसिस करती है वो तो हमें नॉन एसेंशियल हैं, और जिसको नहीं कर सकती तो हमें खुराक के ज़रिए उसे गेन करना पड़ता है, उसे एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। उसके बाद है कि अगर ये अमीनो एसिड आपस में कंबाइन हो जाएं तो एक लार्ज साइज मॉलिक्यूल बन जाए, एक लिंकेज हो जाए इनके आपस में, तो एक अमीनो एसिड में H रिमूव होगा, दूसरे अमीनो एसिड से हाइड्रॉक्सिल ग्रुप रिमूव होगा। यानी एक अमीनो एसिड OH ग्रुप देगा, दूसरा H देगा, यानी H अमीनो से रिमूव होगा और हाइड्रॉक्सिल ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप से रिमूव होगा। ये वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएगा, या आपस में इनकी क्या हो जाएगी, लिंकेज हो जाएगी। अब यहाँ देखें, यहाँ से अगर OH रिमूव कर दें, यहाँ से आप H रिमूव कर लें, तो यह आपस में क्या हो जाएगी, इनकी बॉन्डिंग हो जाएगी, लिंकेज हो जाएगी। अब यहाँ पर वैकेंसी हो जाएगी नेक्स्ट बॉन्डिंग करने के लिए, तो उसको यहाँ पे क्या लगा देते हैं, NB आप लगा सकते हैं। यानी कि जैसे आप यहाँ से H रिमूव कर देते हैं, देखें इस ये 2H है, एक H लेस कर दें, इधर से OH को आप रिमूव कर दें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग वैकेंसी हो जाएगी। यहाँ पे आप NB लगा सकते हैं और ये हो जाएगी पेप्टाइड लिंकेज। इस तरीके से ये अमीनो एसिड जो होते हैं आपस में क्या करते हैं, लिंकेज करते हैं और चेन बनना शुरू हो जाती है, उसे बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। जो फर्दर हेलिक्स फॉर्म में जब आ जाएंगे तो ये बन जाएगी क्या, प्रोटीन। यानी पेप्टाइड लिंकेज से आगे प्रोटीन क्या हो जाती है, बन जाती है। उसके बाद इसके सोर्स यूजेस, ये भी आपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे तैयार करना है, ये लाजमी करना है एज ए लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे। अच्छा, ये सारी ऑब्जेक्टिव थी और शॉर्ट आंसर थे जो पेपर में आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज की तरफ जा रहे हैं, लिपिड की तरफ। ये हमारा तीसरा आर्टिकल है। तीसरा न्यूट्रिएंट्स होता है जो बॉडी को ग़िज़ा के तौर पे ज़रूरत होता है। सबसे पहली बात है कि लिपिड का जनरल फार्मूला क्या है। ये स्टूडेंट देखिए जनरल फार्मूला है, और इसको ट्राइग्लाइसराइड का नाम भी देते हैं बायोकेमिस्ट्री के हिसाब से। क्यों देते हैं ट्राइग्लाइसराइड, ये रीज़न पूछी जाती है, इसे ट्राइग्लाइसराइड का नाम क्यों देते हैं। तो याद रखना है कि लिपिड के फार्मूले में 3 फैटी एसिड होते हैं और एक क्या होता है, अल्कोहल का फार्मूला होता है जिसे ग्लाइसरॉल कहते हैं। तो 3 फैटी एसिड के फार्मूले की वजह से इसे बोला जाता है ट्राइग्लाइसराइड का नाम दिया जाता है। ये देखो ऊपर लिखा खड़ा है, ये देखें फैटी एसिड विद ग्लाइसरॉल, यानी ग्लाइसरॉल। ये देखें ये फार्मूला ग्लाइसरॉल का मैंने लिखा है, और ये फैटी एसिड के क्या है, 3 मालिक्यूल हैं। तो फैटी एसिड के 3 मालिक्यूल, ग्लाइसरॉल का 1 मालिक्यूल आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस का मतलब है आपस में कंबाइन होंगे। देखा ना, यहाँ से वाटर का मालिक्यूल, इधर से OH, इधर से H, इधर से OH, इधर से H, इधर से OH, इधर से H, ये 3 वाटर का मालिक्यूल यहाँ से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, डिहाइड्रेशन हो जाएगी। फिर ये एक कम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाएगा, ये वाला कंपाउंड बनेगा, मैक्रो मालिक्यूल बनेगा, और इस मैक्रो मालिक्यूल को हम कह रहे हैं लिपिड का फार्मूला। अब ये मैक्रो मालिक्यूल सैचुरेटेड भी हो सकता है, अनसैचुरेटेड भी हो सकता है, सैचुरेटेड भी हो सकता है, अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। अगर अनसैचुरेटेड होगा तो ये ऑयल की फॉर्म में होगा, अगर सैचुरेटेड होगा तो फिर इसका मतलब है ये फैट की शक्ल में होगा। इसलिए इसकी 2 टाइप्स होती हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। उसके बाद फैटी एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड जब लॉन्ग चेन में आ जाते हैं तो उसको फैटी एसिड का नाम देते हैं। तो अब ये फैटी एसिड के बाद वक्त पेपर में आ जाता है, कोई से 2-3 फैटी एसिड के नाम लिखें। एक पैरामेटिक एसिड है, स्टेरिक एसिड है, आपने इनको फार्मूले याद रखने हैं। तो ये एक ये फार्मूला है, एक ये फार्मूला है। अब इस फार्मूले से आप बहुत अंदाज़ा लगा लें कि इसमें जनरल फार्मूला अल्केन का पुट किया गया है, या अल्कीन का या अल्काइन का। ये देखें कार्बन 15 है तो हाइड्रोजन हमारे पास 31 है, और यहाँ पर कार्बन 17 है तो हाइड्रोजन 35 है। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन क्या किए गए हैं, प्लस किए गए हैं। और उसके बाद जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n, जहाँ H2n क्या लगाते हैं, +2 लगाते हैं, तो आपने यहाँ पे +1 पुट करना है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप को क्या किया गया, अटैच किया गया है। तो ये अल्केन के फार्मूले के मुताबिक इट्स मीन ये सैचुरेटेड, आपने ये क्या बनाने होते हैं, कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे पुट करने होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच करना होता है ग्रुप, फिर ये बन जाता है फैटी एसिड। अब ये 3 फैटी एसिड हैं, पैरामेटिक फैटी एसिड, स्टेरिक एसिड, एक और लिख लें, ओलिक एसिड लिख लें, वो कार्बन 17 होगा लेकिन H33 होंगे। तो आप ओलिक एसिड का फार्मूला जब आप लिखेंगे तो H33 लिख के COOH करेंगे, क्योंकि उनमें डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड की वजह से हाइड्रोजन की क्या हो जाएगी, अमाउंट लेस होगी। उसके बाद आप आ जाएं इसके सोर्स यूजेस की तरफ। आपने
सोर्सेज और यूजेज इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड के पेपर में बहुत कम आए पड़े होते हैं, लेकिन फिर भी इसको आप रिवाइज करके जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट जो है ना, एक और शॉर्ट आंसर है जिसको हम कहते हैं कि वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कैसे चेंज करना है। तो वेजिटेबल ऑयल और घी में उस वक्त चेंज होता है जब इसकी हाइड्रोजनेशन की जाए, और हाइड्रोजनेशन के लिए ये कंडीशन अप्लाई की जाती है। ये कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है निकल, और 250 सेंटीग्रेड पर इसे टेम्परेचर दिया जाता है। ये सूटेबल टेम्परेचर होता है किसका, हाइड्रोजनेशन का, जहाँ अनसेचुरेटेड कंपाउंड को सेचुरेटेड में क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, ये शॉर्ट आंसर हो गया इस पेज में। ये जनरल फार्मूला लिपिड का जो मैंने बताया है, जिसे हम ट्राइग्लिसराइड का नाम भी देते हैं, तो क्यों देते हैं ये रीज़न भी बता दिए, और फैटी एसिड के फार्मूले भी आप जान लें। ये भी जन में अंदर लगे फैटी एसिड में कौन सा सेचुरेटेड है, कौन सा अनसेचुरेटेड है। वो कार्बन और हाइड्रोजन की तादाद से आप खुद जो है ना जनरल फार्मूले से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है। यहाँ पर कौन सा फार्मूला अप्लाई किया गया है, 2n+2 वाला अप्लाई किया गया है, या 2n-2 वाला है, या 2n वाला है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट पेज की तरफ आप जाएँ तो DNA का हमारे पास ये बायोकेमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड इसका यूनिट होता है किसका, DNA। DNA का यूनिट याद रखना है, न्यूक्लियोटाइड होता है। न्यूक्लियोटाइड में 3 ग्रुप होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये है कि ये साइंटिस्ट है, ये करेक्ट 1953 में ये मॉडल पेश किया था। तो ये सन भी याद रखना है, साइंसदान का नाम भी याद रखना है, हो सकता है ये ऑब्जेक्टिव पेपर में आ जाए। उसके बाद इसका यूनिट पूछा जाता है कि DNA का यूनिट क्या है, तो आपने याद रखना है DNA का यूनिट होता है न्यूक्लियोटाइड। क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड। उसके बाद इसका हेलिक्स के बारे में पूछा जाता है, तो आपने कहना है ये लॉन्ग डबल हेलिक्स होते हैं, ये लॉन्ग डबल हेलिक्स होते हैं, ये देखिए। उसके बाद इसका जो न्यूक्लियोटाइड इसका यूनिट है, उस न्यूक्लियोटाइड में कितने ग्रुप पाए जाते हैं स्टूडेंट, याद रखना है कि इसके 3 ग्रुप होते हैं। एक फास्फेट ग्रुप होता है, एक शुगर ग्रुप होता है, एक नाइट्रोजन बेस ग्रुप होता है। तो 3 ग्रुप इसके अंदर मौजूद होते हैं। 3 ग्रुप्स के मिलने से एक यूनिट बनता है किसका, न्यूक्लियोटाइड का। और न्यूक्लियोटाइड आपस में अगर कंबाइन हो जाए तो फिर DNA का स्ट्रक्चर बनना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। यहाँ से ये बात मालूम होती है कि DNA का यूनिट न्यूक्लियोटाइड हो गया। न्यूक्लियोटाइड में 3 ग्रुप्स मौजूद हैं। फिर दोबारा बता दूँ 3 ग्रुप कौन कौन से मौजूद होते हैं। तो 3 ग्रुप्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। एक शुगर ग्रुप होता है जिसे पेंटोज शुगर कहते हैं। यहाँ पे फास्फेट ग्रुप होगा P, ठीक है ना। यहाँ पे नाइट्रोजन बेस होगी, आप क्या लगा लें, N। तो नाइट्रोजन बेस फिर 4 टाइप्स की होती है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन होता है। इसलिए न्यूक्लियोटाइड की टाइप्स कितनी होती हैं, 4 टाइप्स होती हैं। 4 टाइप्स की नाइट्रोजन बेसेस अटैच होती हैं शुगर के साथ, शुगर होती है फास्फोरस के साथ। ये 3 ग्रुप याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में आते हैं कि NSP याद रख लें। इन 3 ग्रुप को मिलने से न्यूक्लियोटाइड बनता है। न्यूक्लियोटाइड जब आपस में कंबाइन होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए, तो फिर ये क्या बनाते हैं, DNA का स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात है कि DNA इंस्ट्रक्शन कैसे देता है RNA को, RNA वर्क कैसे करता है, तो आपने ये लिखना होता है। ये कैसे रीड करता है, डिकोड करता है, और उस पर अमल करता है और प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है। उसके बाद विटामिन आर्टिकल की तरफ आ जाता है। सबसे पहले ये सन याद रखना है, साइंटिस्ट याद रखना है जिसने इसको ऑब्जर्वेशन की थी। और उसके बाद इसका नाम देने वाला साइंटिस्ट का नाम ये है, ये फंक, ये लिखा गया स्टूडेंट्स। और ये सबसे पहले ये पहला साइंसदान था जिसने विटामिन का इसका नाम दिया था। उसके बाद फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, ये याद रखने, ADEK होते हैं, ये फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। और उसके बाद एक और बात आ जाती है कि जो फैट सॉल्युबल विटामिन है इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, बॉडी के अंदर अगर स्टोर हो जाए तो इसकी डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं। तो इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं स्टूडेंट्स, ये देखें, ये लिखी खड़ी हैं। बून पेन होता है और डिपॉजिट हो जाती है किडनी में, किडनी प्रॉब्लम हो जाता है, ये बीमारी का सबब बनते हैं। ये उसकी क्या है, डिसएडवांटेजेस हैं, याद रखना, इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको गेस्ट दे रहा हूँ कि आप इन दोनों के क्या कर लें, यूजेस कर लें, किसके, विटामिन A के और विटामिन D के यूजेस, और इनकी वजह से कौन सी डिजीज़ होती है, उस ये ऑब्जेक्टिव में बात आती है। ये देखें, ये 2 डिजीज़ के नाम लिखे खड़े हैं। विटामिन A की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी डिजीज़ होती है, विटामिन D की वजह से कौन सी डिजीज़ होती है। उसके बाद वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं, उसके नाम भी याद कर लें, B कम्प्लेक्स और C होते हैं। ये देखें, ये ऑब्जेक्टिव आ गई। और ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो पेपर में अक्सर आता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन। तो ये 3 पॉइंट हैं इसकी इंपॉर्टेंस के, ये आपने ज़रूर याद करने हैं।
ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पेपर में मोस्टली पेपर में आ जाता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर। ये था इस चैप्टर के बारे जो है ना मैंने गेस किया है। तो दोबारा आपको बता दूं कि इस चैप्टर में मैंने 3 लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को बताए हैं और शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव सारी डिस्कस कर दिया है। अब आप एक्सरसाइज में जितनी चीज़ें हैं वो सारी मैंने यहाँ पे दरमियान में एनालिटिकल क्वेश्चन जितने बन सकते हैं वो भी बता दिए हैं। और मज़ीद आप ये प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज की, तो एक्सरसाइज में जितने बातें हैं वो सारी मैंने यहाँ पर दरमियान में डिस्कस कर दी हैं। वैसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर मोस्टली जो बोर्ड में आ रहे हैं काफ़ी अरसे से वो ये हैं 20 हो गया, 8, 18 हो गया, 15 हो गया, 11 है, 9 है, 5 है, 3 है, 1 है। इनको आपने अच्छी तरीके से दे के जाना है। ये अभी डिस्कस भी हो गया मोस्टली इनमें से, ये देखें। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आ रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट की तरफ आ रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट इस साल इस पेपर में शॉर्ट आंसर आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना, याद रखना है। पैटर्न के मुताबिक, स्कीम के मुताबिक सबसे पहली ऑब्जेक्टिव जो बन सकती है वो ये बन सकती है जो डिस्कस हमने करनी है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, आर्गन या कार्बन डाइऑक्साइड की जो है ना एयर में परसेंटेज क्या होती है, तो आपने ये परसेंटेज ऑब्जेक्टिव याद कर लेंगे। उसके बाद देखें आपने यहाँ पर ये डिस्कस करना है कि हमारे पास एटमॉस्फेयर रीजन के नाम कितने हैं। ये देखें, ये 4 नाम होते हैं। ऑब्जेक्टिव भी आ सकती है, शॉर्ट आंसर भी आ सकता है, इनके नाम भी पूछ सकता है, ठीक है ना। एटमॉस्फेरिक रीजन के नेम बताएं तो आपने ये 4 नेम लिखने होते हैं। साथ साथ ये डिस्टेंस जो है ना, रेंज है, तो आप ज़रूर याद रखें कि ये कितने रेंज पे होते हैं और इसका टेम्परेचर। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये फर्स्ट पहली है, ठीक है ना। जो ट्रोपोस्फेयर का टेम्परेचर का रेंज भी पूछा जाता है और डिस्टेंस भी पूछा जाता है कि कितने मीटर के फासले पे मौजूद है। इसमें यह देखें कि मेजर कॉन्स्टिट्यूट जो ट्रोपोस्फेयर में होते हैं वो है एक नाइट्रोजन गैस है, एक ऑक्सीजन गैस है। ये ऑब्जेक्टिव आप लोगों को फिलहाल बता रहा हूँ। स्ट्रेटोस्फेयर में ये बात पूछी जाती है कि इसकी जो अपर लेयर होती है उसका टेम्परेचर इंक्रीज क्यों होता जा रहा है, इंक्रीज क्यों हो जाता है, उसकी क्या रीज़न है। तो ये है स्टूडेंट्स के ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होते हैं लाइट को क्या कर लेती हैं, ऑब्जर्व कर लेती हैं, और जिसकी वजह से टेम्परेचर ऐसा ऐसा क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और ये डिकम्पोज कर देती हैं डाइटामिक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन एटम में क्या कर लेती हैं, चेंज कर लें। ये देखो ओजोन को कन्वर्ट कर लेती हैं O2 और ऑक्सीजन एटम में कन्वर्ट कर रही हैं। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर है, पेपर में आता है, ठीक है ना। इसको याद रखना है कि जो ये इसकी अपर लेयर जो होती है उसका टेम्परेचर इंक्रीज क्यों हो रहा है, इसकी क्या रीज़न है। तो उसके बाद एक और है कि टेम्परेचर ऑफ अपर लेयर स्ट्रेटोस्फेयर हायर, उसकी रीज़न ये है। उसके बाद एक और शॉर्ट आंसर है, पेपर में आता है कि पोल्यूटेंट्स के नाम बता दें। तो आपने बताना है कि कॉन्स्टिट्यूट जो एयर में मौजूद होते हैं वो पोल्यूटेंट्स कौन कौन से होते हैं। NO2 है, CO2 है, CO है, SO2 है। ये हमारे पोल्यूटेंट्स होते हैं जो हमारे एयर के अंदर मौजूद हैं। और इन पोल्यूटेंट्स की वजह से ये पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस कैसे होते हैं, ये कंबशन प्रोसेस से होते हैं। और कंबशन प्रोसेस के बाद इनसे नेक्स्ट जो पोल्यूटेंट्स बनते हैं वो कौन से हैं, तो आपने कहना वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हैं। यानी कंबशन प्रोसेस से बनते हैं वो हमारे प्राइमरी हैं। आगे केमिकल जो रिएक्शन होता है नेक्स्ट पोल्यूटेंट्स बनते हैं वो हमारे क्या होते हैं, सेकेंडरी होते हैं। वो ये हैं, ये देखें, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स के आपने नाम भी याद रखने हैं। प्राइमरी से सेकेंडरी कैसे बनती है, इस तरह भी पेपर में क्वेश्चन आएगा कि प्राइमरी को सेकेंडरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आपने CO2 को वाटर के साथ रिएक्शन कराना है, कार्बनिक कैसे बना देनी है। SO2 को वाटर के साथ रिएक्ट करा के सल्फ्यूरिक कैसे बना देना है। यानी कि जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं, ठीक है ना, उसका मिक्सचर के साथ रिएक्शन कराना है या एसिडिक रेन के साथ रिएक्ट करा के आगे जो कंपाउंड बनते हैं वो 2-3 आपने कंपाउंड बना देने हैं। तो अगर पेपर में सवाल पूछा जाए कि सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कैसे बनते हैं, कैसे प्रोड्यूस होते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट से, तो आपने ये रिएक्शन साथ ज़रूर ऐड करना है। उसके बाद सोर्सेस ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स हैं, ठीक है ना। इसमें आपने जस्ट ये याद रखना है कि ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन में कितने 99% ये परसेंटेज याद करना है। एटमॉस्फेयर में कितने होते हैं, ये 99% नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है। बस ये ऑब्जेक्टिव तैयार कर लें। उसके बाद इसके कार्बन के जो ऑक्साइड है, मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड, इसका क्या इफेक्ट होता है, ठीक है ना।
ये दो पॉइंट इसके याद कर लें कि कौन सा इफेक्ट होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट मीन क्या होता है और CO2 की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों होता है, ग्लोबल वार्मिंग में रोज़ बरोज़ इजाफा क्यों होता जा रहा है डे बाई डे, तो उसकी क्या रीज़न है। तो उसके अंदर ये सारा कुछ आपने लिखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हीट को अब्जॉर्ब कर लिए, ये सारी बातें आपने यहाँ पर डिस्कस करनी है कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या बनती है, सबब भी बनती है, ग्लोबल वार्मिंग भी इस वजह से क्या हो रही है, ज़्यादा होती जा रही है। उसके बाद हम ये देखें, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में कुछ बातें हैं, यानी इसमें दो बातें याद रखने के, व्हाट इज़ मीन ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है और ग्रीन हाउस इफेक्ट में CO2 का क्या किरदार है, ठीक है ना। और उसके बाद सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स प्राइमरी पोल्यूटेंट्स से कैसे बनते हैं, ये तीन बातें इस पेज पे आपने ज़रूर याद रखनी है। इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कौन कौन सा इफ़ेक्ट होता जा रहा है, कौन सी निशानदेही हैं जो हमारे सामने आ रही हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि रोज़ बरोज़ जो है ना ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ट्रॉपिकल सिक्लोन ये हमारे सामने आ रहा है। ट्रॉपिकल सिक्लोन क्या होता है कि जो मौसमी असरात हैं, तब्दीलियाँ हैं वो बढ़ती जा रही हैं, तो वो उसमें से इम्पॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि ये 0.05 सेंटीग्रेड हर साल जो है ना टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ये ऑब्जेक्टिव पेपर में आ सकती है। उसके बाद ये हो गया कि ट्रॉपिकल सिक्लोन की इफ़ेक्ट की वजह से ये जो सी लेवल है, सी लेवल में इजाफा क्यों होता जा रहा है, या ग्लेशियर क्यों पिघलते जा रहे हैं, ये सैलाब के ख़तरात क्यों बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर क्योंकि हर साल इंक्रीज़ हो रहा है, जिस वजह से ग्लेशियर जो होते हैं मेल्ट हो जाते हैं और जो फ्लड रिस्क होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ता जा रहा है। और सी लेवल में भी क्या होता जा रहा है, यानी तूफ़ानी जो समुद्री तूफ़ान होते हैं वो रोज़ बरोज़ आप देखें, हर साल देखें तो तूफ़ानी जो है ना ये बढ़ते जा रहे हैं, इसके ख़तरात में इजाफा होता जा रहा है। उसकी मेन रीज़न यही है कि ये हमारा जो है ना ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर जो बढ़ता जा रहा है, जिसके ऊपर ये क्या हो रहा है, इसके ऊपर इफ़ेक्ट हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आप डिस्कस कर सकते हैं कि कैटालाइटिक कन्वर्टर का क्या फंक्शन होता है। गाड़ियों में कैटालाइटिक कन्वर्टर का क्या फंक्शन होता है, गाड़ी के अंदर जो एक गैस बनती है ना, जिस तरह कार्बन मोनोऑक्साइड है, NO2 गैस है, SO2 गैस है, इसको वो कन्वर्ट कर देता है, NO2 गैस को नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है, CO गैस को CO2 में कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि CO हमारे सेहत के लिए अच्छी गैस नहीं है, बहुत टॉक्सिक है, इसको नॉन टॉक्सिक गैस में चेंज कर देता है। तो ऑटोमोबाइल में, गाड़ियों में ये कैटालाइटिक कन्वर्टर का काम भी यही होता है कि जो हमारी सेहत के लिए गैस ख़तरनाक है जो बन रही है, वो उस गैस में तब्दील कर दे जो हमारी सेहत के लिए ख़तरनाक ना हो। तो इसलिए हार्मफुल प्रोटेंट्स जो होते हैं कन्वर्टेड हो जाते हैं हार्मलेस सब्सटेंस में, यानी जो हमारे नुकसान देने वाले जो प्रोटेंट्स हैं, ताकि वो हमें नुकसान ना दे सकें, ये उसको क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। जिस तरह NO2 को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन गैस में, और कार्बन मोनोऑक्साइड को कन्वर्ट कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर है ये है कि इफ़ेक्ट्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस, इसके इफेक्ट्स याद कर लें। नेक्स्ट पेज की तरफ देखते हैं। इसमें जो अहम तरीन बात यह है स्टूडेंट जो पूछी जाती है कि ये देखें, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर है, ये नंबर 4 वाला और नंबर 5 वाला, इसका आंसर मैं अभी दे चुका हूँ। फ्लड रिस्क इंक्रीजिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट CO2 की वजह से क्यों होता जा रहा है, ठीक है ना स्टूडेंट। और उसके बाद कोई से 3 प्राइमरी या सेकेंडरी प्रोसेस के नाम लिखे मैंने अभी बताए हैं, तो ये भी देखें, ये मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के नाम लिखे खड़े हैं। आपने बताना है कि इसमें प्राइमरी कौन से हैं, जो कंबशन से बन रहे हैं वो प्राइमरी हैं, जो कंबशन फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करके जैसा नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये हमारे क्या है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हैं। उसके बाद देखें एसिडिक रेन वाला टॉपिक है हमारे पास। एसिडिक रेन में सबसे पहली बात ये होती है कि जो कार्बनिक एसिड होता है कि इसकी pH लेवल जहाँ तक क्यों होती है, क्योंकि ये वीक एसिड होता है। और वैसे इसकी जो है ना एसिडिक रेन की pH 4 तक भी होती है, लेकिन कार्बनिक एसिड अगर मौजूद हो तो इसकी pH कहाँ तक होती है, 6 तक होती है, 5.6 से लेकर 6 तक होती है। तो क्यों होती है, इसके रीज़न क्या है, क्यों कार्बनिक एसिड एक वीक एसिड है, इस वजह से इसकी pH क्या होती है, 7 के करीब 3 होती है, यानी 6 तक होती है, 7 से थोड़ी सी क्या होती है, लेस होती है। उसके बाद हम देखेंगे आगे जो है ना
इफ़ेक्ट ऑफ एसिटिक रेन, एसिटिक रेन के क्या इफ़ेक्ट हैं, और इसके इम्पॉर्टेंट दो इफ़ेक्ट हैं। एक बिल्डिंग पर बड़ा असर डालती है, बिल्डिंग को डल कर देती है, ठीक है ना, और उसकी डेकोरेशन में क्योंकि इसके अंदर एसिटिक रेन के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद होते हैं, ठीक है ना। ये एसिटिक रेन जो अटैक करते हैं, जो एसिटिक रेन होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट पे अटैक करते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट पर जब अटैक करते हैं उस पर इफ़ेक्ट डालते हैं, जो बिल्डिंग की जो खूबसूरती होती है वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो इसका मतलब है रोज़ बरोज़ ये एरोडेड क्यों होती जा रही हैं, इस वजह से होती जा रही हैं क्योंकि एसिटिक रेन रिएक्ट विद कैल्शियम कार्बोनेट ऑफ बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग जो कैल्शियम कार्बोनेट होती है उसके साथ फ़ौरन क्या कर लेती है, अटैक करती है, और जिस वजह से बिल्डिंग क्या हो जाती है, डल हो जाती है, इरोडेड हो जाती है। और एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर ये है कि इसका हम डिस्कस कर सकते हैं कि पत्तों के जो लीव्स होते हैं वो डैमेज क्यों होते जा रहे हैं, वो किस वजह से डैमेज होते जा रहे हैं। रोज़ बरोज़ जो होता है ना एसिटिक रेन जो है ना, इसकी वजह से डैमेज क्यों करती जा रही है। तो याद रखना है कि जैसे हमारे माहौल में, एनवायरनमेंट में ये डिफरेंट गैसेस बढ़ती जा रही हैं, ठीक है ना, और उनके बढ़ने की वजह से एसिटिक रेन में भी इजाफा होता जा रहा है। एसिटिक रेन की वजह से पत्तों के जो लीव्स हैं और ये ऐसा क्या होते जा रहे हैं, डैमेज होते जा रहे हैं, और पत्तों की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही, उनकी ग्रोथ जो हो रही है ना मुश्किल से मुश्किल होती जा रही है, और पौधे की जो ग्रोथ पर इफ़ेक्ट डालती है ना वो एसिटिक रेन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। असल में एसिटिक रेन का इफेक्ट क्यों बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इन्वायरमेंट में डिफरेंट जो गैसेस हैं जैसे SO2 है, NO2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हमारी फ़िज़ा में क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही हैं। ये वाटर के साथ रिएक्ट करके पौधों के ऊपर क्या डालती हैं, इफेक्ट डालती हैं। उसके बाद हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि जो ओजोन लेयर है ना, इसकी डिप्लेशन का शिकार क्यों होती जा रही है। तो ओजोन लेयर पहले कहाँ पाई जाती है, किस रीजन में होती है, और कितने किलोमीटर के फासले पे होती है, ये देखें, इस लेयर में होती है, और इसकी डिप्लेशन क्यों होती जा रही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को जब हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और जो उसमें क्लोरीन एटम रेडिकल बन जाते हैं, ये रिएक्ट करते हैं O3 के साथ, ये ऑक्सीक्लोराइड में चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ओजोन ऐसा कन्वर्ट होती जा रही है किसमें, ऑक्सीजन गैस में, और ओजोन के अंदर जो एक स्पेस बनती जा रही है जिसको हम कहते हैं ओजोन होल कहते हैं। स्पेस ऐसा हर साल साइंटिस्ट के ख्याल मुताबिक बढ़ती जा रही है, क्योंकि ओजोन को ख़त्म करने वाली जो गैसेस है ना, मेन जो इफ़ेक्ट है, हम उसको यूज़ जो करते हैं ना, इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ इसलिए है क्योंकि हम फैक्ट्रीज़ वगैरह लगा के हमने क्लोरोफ्लोरोकार्बन को जब हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैसेस होती हैं, जिस तरह हम एयर कंडीशनर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, रेफ्रिजरेटर की तादाद में बढ़ती जा रही है तो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, वहाँ से एयर स्प्रे की चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ से क्लोरोफ्लोरोकार्बन डायरेक्ट जो होते हैं ना ओजोन के साथ क्या करती है, इफेक्ट डालती है, जिस वजह से ओजोन लेयर क्या होती जा रही है, डैमेज होती जा रही है। एक और सवाल है कि इंसुलेशन से क्या मुराद है। जिस तरह वेस्ट मटेरियल हम इतने सेंटीग्रेड पर क्या कर देते हैं, बर्निंग प्रोसेस कराते हैं, इस बर्निंग प्रोसेस की ये डेफिनेशन भी आपने याद रखना है। उसके बाद ये चैप्टर एंड हो गया। इस चैप्टर के एंड वाले जितने भी ये शॉर्ट आंसर हैं जो मैंने बताए हैं वो सारे डिस्कस हो गए हैं, लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 12 वाला है, 9 वाला है, 8 वाला है, 7 वाला, 5, 4 और 2, ये बहुत ज़्यादा है। और इस साल जो पेपर में इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर ही आते हैं पैटर्न के मुताबिक, बोर्ड में इस चैप्टर के शॉर्ट होंगे, तो इसलिए इस चैप्टर के शॉर्ट लॉन्ग आपने कोई नहीं करना। शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव जो मैंने एनालिटिकल क्वेश्चन जो आ सकते हैं और कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किए हैं, तो आपने इनको अच्छी तरीके से देख के जाना है। तो उसके बाद इस चैप्टर में एक और बात है जो आपको मैंने बतानी है, वो ये है कि टेस्ट यूर सेल्फ हैं कुछ इसमें से ये वाला है, ये टेस्ट यूर सेल्फ जो है ना पेपर में नंबर 5 ये वाला 4 वाला, डे बाय डे, ठीक है ना, प्लांट्स मरते क्यों जा रहे हैं इसके कमेंट्स दें। ये देखें डायग्राम बनने के लिए मैंने वही बात डिस्कस की है, क्योंकि ये ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एसिटिक रेन में इजाफा होता जा रहा है। एसिटिक रेन में जो हमारे सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हैं वो ज़्यादा बन रहे हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या डाल रहे हैं, पत्तों के ऊपर इफेक्ट आ रहे हैं।
तो एक और बात है कि जो एसिडिक रेन है डैमेज द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग को डैमेज क्यों करती जा रही है, बिल्डिंग की खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। वही बात है जो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करती है ना, उसके ऊपर जो बात मैंने अभी डिस्कस की है थोड़ी देर पहले। तो ये दो शॉर्ट आंसर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप टेस्ट योरसेल्फ में नोट कर लें, इनका आंसर याद करने हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा एनवायरमेंटल वाटर के बारे है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे है। तो इसमें देखो सबसे पहली बात ये है कि ये जो परसेंटेज है ना, ये रेशो है, ठीक है ना, तो ये आप हर सूरत में याद करके जाना है। मैं आपको गैस दे रहा हूँ, आप खुद पढ़ लेना, टाइम नहीं है मेरे पास ये देखना, इसको आप खुद देख लेना। और सबसे ज़्यादा परसेंटेज उसमें 97 होती है। जो पानी जो यूज़ करते हैं ना, वो ये वाला है, 0.2% वाला वाटर है। उसके बाद ये है 4.2 जो है ना किलो जॉल पर जो है ना आपने किलोग्राम पर केल्विन, यानी हीट कैपेसिटी होती है वाटर की, याद रखनी है कि कितनी होती है, 4.2 होती है। और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डेंसिटी इसकी कहाँ पे होती है, 4 सेंटीग्रेड पे होती है। और कितना होती है, 1 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर होती है। सेंटीमीटर क्यूब पर, ये यूनिट भी साथ आपने लिखना होता है, बाजू का यूनिट चेंज होता है तो फिर भी आप इस मरूजी को टेक कर देते हैं कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये जहन में रखना है कि ये डेंसिटी ऑफ वाटर की 1 होती है। और आइस की डेंसिटी आपको पहले भी पता है, 9th में याद करवाई थी, 0.9 होती है। तो उसके बाद एक शॉर्ट आंसर आता है कि कैपी एक्शन का मतलब क्या होता है। तो सल्फेटेशन वाटर की ज़्यादा होने की वजह से ये कैप्रिएशन को वाटर शो करता है, जिस वजह से वाटर इजीली कहाँ पहुँच जाता है, लीव्स तक पहुँच सकता है। तो पोलर नेचर ऑफ वाटर वाला क्वेश्चन आपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर तैयार करना है। ये एक्सटेंसिव क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर पेपर में पड़ा होता है, पोलर नेचर ऑफ वाटर। इसमें एक शॉर्ट आंसर आएगा कि नॉन आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वाटर के साथ बॉन्डिंग क्यों करते हैं, किस वजह से करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनके बीच में कौन सा बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्यों होती है, रासल ग्रुप की वजह से होती है। यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन कार्बोनेट जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होगा वो वाटर के साथ बॉन्डिंग कर सकते हैं। और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद नहीं होता वो वाटर के साथ सॉल्युबल नहीं होते। यानी वो सॉल्युबल होते हैं जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। इसलिए होते भी तो नॉन आयनिक है, लेकिन वाटर में वो कहता है सॉल्युबल क्यों हो जाते हैं। आपने इसका जवाब देना है क्योंकि इनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है, या वाटर के साथ क्या कर लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, इसलिए सॉल्युबल हो जाते हैं। उसके बाद एक और शॉर्ट आंसर है कि टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस में क्या डिफरेंस होता है। तो परमानेंट हार्डनेस में सल्फेट और क्लोराइड होते हैं, किसके, कैल्शियम मैग्नीशियम के। और टेम्परेरी में कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट होते हैं। और ये हार्डनेस की रीज़न क्या है, वजूहात क्या है, ये दो रिएक्शन आपने याद करने हैं, ठीक है ना। या कार्बन डाइऑक्साइड जब फिज़ा में वाटर के साथ रिएक्ट करती है या बारिश वाले पानी के साथ रिएक्ट करती है तो ये कंपाउंड बन जाते हैं। ये हार्डनेस की क्या है, काजेज है। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये चारों मेथड आपने याद रखने हैं एज ए लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है ना। चारों मेथड इसके याद करना है। टेम्परेरी के भी 2 मेथड है, परमानेंट के भी दोनों मेथड है, दोनों याद करने हैं। डिसएडवांटेजेस तक आपने इसको याद करना है। ये एक हमारा एक्सटेंसिव क्वेश्चन होता है, लॉन्ग क्वेश्चन होता है, पेपर में अक्सर पेपर में आया पड़ा होता है। उसके बाद इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस भी, ये भी इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपने याद रखना है। इनमें इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट आंसर पूछा जाता है ना वो ये है कि इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस को डिफाइन करें, आपने डिफाइन करना है। या इंडस्ट्रियल वेस्ट कौन कौन से होते हैं, या इंडस्ट्रियल वेस्ट कैसे बनते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आता है। तो यहाँ पर ये आपने इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस की डेफिनेशन याद रखनी है, इंडस्ट्रियल वेस्ट के नाम भी आपने याद रखने हैं, यहाँ पर लिखे पड़े। उसके बाद डोमेस्टिक इन्फ्लुएंस की तरफ आ जाते हैं। डोमेस्टिक इन्फ्लुएंस में ये बात पूछी जाती है कि जो डिटर्जेंट के डिसएडवांटेजेस हैं क्या हैं। तो आपने कहना है डिटर्जेंट की वजह से, क्योंकि इसके अंदर ग्रुप होते हैं, फास्फोरस सल्फेट होते हैं, उसकी वजह से एलजी ग्रोथ करता है। एलजी ग्रोथ जब करता है तो फिर बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करते हैं। जब बैक्टीरिया डिकम्पोज करते हैं तो ऑक्सीजन क्या हो जाती है, लेस हो जाती है वाटर में, जिसकी वजह से एक्वाटिक एनिमल के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। यानी एलजी की ग्रोथ को तेज़ कर देते हैं। जब एलजी ग्रोथ करेंगे ना, एलजी ज़्यादा ग्रो करते हैं ना, तो उसके बाद एलजी डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया क्या होते हैं, ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। अच्छा, बाद ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जिसको डिकम्पोज नहीं कर सकते बैक्टीरिया, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। यानी कुछ होते हैं बायोडिग्रेडेबल, कुछ होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये भी आपने याद रखना है। डुअल इफेक्ट इसका क्या होता है, यानी इसका डुअल इफेक्ट, ये दोनों पॉइंट आपने इंपॉर्टेंट है, याद रखना है।
उसके बाद इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन, ये भी एज ए लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है 4 नंबर का, ठीक है ना। वाटर बॉर्न डिजीज में सबसे पहले ये है, ये डिजीज़ डायरिया और डेसेंट्री और उसके बाद फ्लोरोसिस। ये 3 ऐसी डिजीज़ हैं जिनको आपने अच्छी तरीके से याद करके जाना। ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर मोस्टली पेपर में पूछा गया है। उसके बाद ये है कि प्रिवेंशन ऑफ वाटर बॉर्न डिजीजेस। वाटर बॉर्न डिजीज की प्रिवेंशन कौन कौन सी है, ये आपने दोनों पर याद करना है यहाँ तक, ये प्रिवेंशन। और स्विमिंग पूल की हम जो है ना ये देख क्लोरीनेशन कैसे करा सकते हैं। ये पानी को स्विमिंग पूल वाले पानी को हम कैसे बैक्टीरिया वगैरह से हम बचा सकते हैं, उसकी क्लोरीनेशन कैसे करा सकते हैं। तो आपने ये वाला रिएक्शन लाजमी उसमें पुट करना है, पेपरोज ऐसे बनाना है और इसको डिकम्पोज करना है हाइड्रोजन एटम ऑक्सी क्लोराइड में, ठीक है ना, जो बैक्टीरिया को क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं, मार देते हैं, ठीक है ना। और ये रिएक्टिव एटम होते हैं जो बैक्टीरिया के साथ फ़ौरन क्या हो जाते हैं, उसकी ग्रोइंग को क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं और उसे किल कर देते हैं। जिस वजह से हम कहते हैं क्लोरीनेटेड जो वाटर होता है ना, वो मैक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे ग्रो नहीं कर सकते। वो मैक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या होता है, महरूम होता है, वो साफ पानी होता है। तो इस तरह क्लीननेस कर सकते हैं स्विमिंग पूल की। तो स्विमिंग पूल की क्लीननेस आ जाए तो आपने ये लिखना है, आपने ये रिएक्शन भी साथ लिखना है। ये पार्ट एंड शॉर्ट आंसर है, ये आपने करना है, ये रिएक्शन भी साथ आपने ऐड कर देना है। उसके बाद हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज में जितने शॉर्ट आंसर थे मैंने सारे डिस्कस कर दिए हैं। मज़ीद आप एक्सरसाइज को देख लेना। हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाते हैं। लास्ट चैप्टर है, इसमें सबसे अहम बात है कि मिनरल और में क्या डिफरेंस होता है, आपने ये लाजमी देख कर जाना है। मिनरल और में मेन डिफरेंस यही होता है कि जो और में मेटल की परसेंटेज ज़्यादा होती है, मिनरल में मेटल की परसेंटेज कम होती है, इसमें क्या होती है, ज़्यादा होती है। यहाँ से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, यानी कि ये थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। और यहाँ से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना हमारे लिए क्या हो जाता है, थोड़ा सा इजी होता है, यानी कि ये लो कास्ट पे हो जाता है। यहाँ पर जो है ना हमारे पास क्योंकि परसेंटेज जो होती है ना मेटल की वो कम होती है, यहाँ पर मेटल की परसेंटेज क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो कंपैरेटिवली अगर दोनों का आपस में कंपेरिजन करेंगे तो उसमें यही बात लिखी जाती है कि अगर किसी भी मटेरियल में जो ज़मीन से हासिल कर रहे होते हैं मटेरियल, जो कंबाइंड स्टेट में होता है, उसके अंदर डिफरेंट इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो अगर इम्प्योरिटीज़ उसके अंदर बहुत ज़्यादा हैं तो इसका मतलब है वो मिनरल है। अगर उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ कम है और मेटल की परसेंटेज ज़्यादा है तो उसको हम क्या कहते हैं, और कहते हैं। तो यहाँ से एक बात आप डिस्कस कर सकते हैं कि क्या हम मिनरल को और का नाम दे सकते हैं या और को मिनरल का नाम देते हैं। तो आपने कहना और जो होते हैं हमारे मिनरल हो सकते हैं, लेकिन मिनरल हमारे और नहीं होते, क्योंकि मिनरल इज द और हमारा ये क्या होता है, मिनरल होता है। उसके बाद हम ये देखना चाहते हैं कि ये ट्रांजिशन मेटल है, इनकी इफेक्ट क्या होता है, इनकी वजह से ये जो बाल होते हैं रेड हो जाते हैं, किस वजह से होते हैं, किस आपने कहना है मोलिब्डेनम से होते हैं। और जो ब्राउन हेयर होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, उस कंपाउंड के नाम लिखे खड़े हैं, टाइटेनियम की वजह से। उसके बाद आपने ये देखना है कि मेटलर्जिकल ऑपरेशन के कितने जो है ना उसके नेम है। मेटलर्जिकल ऑपरेशन के 3 मेथड हैं, आपने याद रखना है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल और रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तीनों को आपने एज ए लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ याद करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सटेंसिव क्वेश्चन पेपर में आया होता है। तीनों मेथड आपने लिखना होता है। ये मेटलर्जिकल ऑपरेशन जो है ना मेथड है, ठीक है ना। तो ये फिजिकल मेथड और केमिकल दोनों से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं मेटल को, लेकिन ये जो हमारा मेथड है फिजिकल मेथड है, कंसंट्रेशन ऑफ और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एंड रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो यहाँ इस मेथड के ज़रिए हम किसी मेटल की कंसंट्रेशन में इजाफा कर सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कि किसी मेटल की कंसंट्रेशन में अगर इजाफा करना हो या कंसंट्रेट करना हो तो कौन से मेथड इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इन तीनों मेथड के नाम लिखेंगे अगर शॉर्ट आंसर आ जाए। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आपने फिर कंप्लीट लिखना है इस क्वेश्चन को। उसके बाद रोस्टिंग और स्मेल्टिंग में क्या डिफरेंस होता है, ये पेपर में हमारा लिखना होता है कि रोस्टिंग में
रोस्टिंग, ये देखें रोस्टिंग उस चीज़ का नाम है कि जब हम किसी कंसनट्रेटेड और को हीट देते हैं वो सिर्फ डिकम्पोज हो जाए। स्मेल्टिंग उसका नाम है कि इतना हीट दी जाए कि वो लिक्विड शक्ल में क्या कर ले, इख्तियार कर ले। जब बहुत ज़्यादा हम हीट देते हैं और वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, यानी कि उसके फर्दर जो उसके अंदर सल्फ़र की और परसेंटेज होती है या उसमें से आयरन की परसेंटेज होती है वो लेस हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्मेल्टिंग कहते हैं। रोस्टिंग में सिर्फ ओनली उसकी क्या होती है, डिकम्पोजिशन होती है, और इसमें डिकम्पोजिशन के साथ साथ उसकी मेल्टिंग भी होती है। और यहाँ पर जो कॉपर की परसेंटेज है और यहाँ पर जो कॉपर की परसेंटेज है वो डिफरेंस होता है। यहाँ पर कॉपर की परसेंटेज कम होती है, यहाँ पर कॉपर की परसेंटेज में क्या हो जाता है, इजाफा हो जाता है। इसलिए इस और को हम नाम देते हैं, मैड का नाम देते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, इसको मैड क्या किसे कहते हैं। ये तकरीबन 45% इसके अंदर क्या है, कॉपर मौजूद है, यहाँ 20% है। तो इसकी परसेंटेज का भी फ़र्क होता है, हीटिंग का भी फ़र्क होता है, और उसके बाद इनकी फिजिकल स्टेट का भी दोनों में फ़र्क होता है। रोस्टिंग और स्मेल्टिंग में फिजिकल स्टेट का भी फ़र्क है, और ये इनके और के जो नाम मैंने परसेंटेज बताई है इसका भी डिफरेंस होता है। तो आपने फिर अगर पेपर में आ जाए रोस्टिंग के बारे आ जाए तो आपने सिर्फ ये रिएक्शन लिखना है। अगर स्मेल्टिंग के बारे आ जाए तो रोस्टिंग का रिएक्शन के साथ लिखने के बाद आपने स्लैग भी बनाना है, यानी फॉर्मेशन ऑफ स्लैग, यानी आयरन को रिमूव करने के लिए हम इसके अंदर क्या डालते हैं, रेत डाल लेते हैं। जो रेत के पार्टिकल होते हैं जिसको सिलिका भी कहते हैं, वो आयरन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बना जाते हैं, आयरन सिलिकेट बनाते हैं। पेपर में आ जाए हाउ कैन फॉर्म द स्लैग, तो आपने फिर ये रिएक्शन लिखना होता है कि आयरन ऑक्साइड जो होते हैं वो सिलिका के साथ रिएक्ट करके आयरन के सिलिकेट बनाते हैं, उसे स्लैग का फार्मूला कहते हैं। उसके बाद है बेसिमराइजेशन। बेसिमराइजेशन में एक स्पेशल रिएक्शन है, वो ये वाला है जो बेसिमराइजेशन रिएक्शन में यूज़ होता है। ये वाला याद रखना, ये बेसिमराइजेशन रिएक्शन है जिसमें कॉपर तकरीबन 98% तैयार हो जाती है। उसको हम कहते हैं ब्रिस्टल कॉपर। ये देखें ब्रिस्टल कॉपर 98% कॉपर होती है इसमें। उसके बाद रिफाइनिंग ऑफ कॉपर की तरफ आ जाए, या प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर भी कहते हैं। इसमें एक इलेक्ट्रोड हम इनोड बना देते हैं, दूसरा कैथोड बना देते हैं। एक इम्प्योर होता है, दूसरा प्योर होता है। जो इम्प्योर होता है वो डैमेज होता जाता है क्योंकि वो ऑक्सीडेशन होती रहती है। जो इम्प्योर होता है वहाँ पर रिडक्शन होती है, वहाँ पर जो है ना कॉपर उसके ऊपर क्या हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है। तो वो जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड होंगे किसके, इनोड को, वह ऐसा ऐसा डैमेज होते जाएंगे, ख़त्म होते जाएंगे, और थिकनेस जो होगी वो बढ़ती जाएगी किसकी, कैथोड की। तो इसलिए उसके इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज होंगी वो इस इलेक्ट्रोलाइट के नीचे बैठ जाएंगी, वो एक मड फॉर्म में बैठ जाएंगे जिसको हम कहते हैं इनोड मड का नाम देते हैं। इनोड मड को डिफाइन डेफिनेशन भी पेपर में पढ़ी होती है। ये देखिए ये इनोड मड है। तो आपने इनोड मड की डेफिनेशन भी याद रखनी है स्टूडेंट्स कि इनोड मड क्या होता है, और इनोड मड में कौन से दो एलिमेंट मौजूद होते हैं वो आपको बता दो। एक सिल्वर होती है, दूसरा होता है ओरियम होता है, यानी कि गोल्डन होता है, सोना होता है। ये इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो एक मड के तौर पर नीचे बैठ जाती हैं। बाकी जो कॉपर होती है ना वो के तौर पर क्या हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है। उसके बाद है प्रिंसिपल, सामने प्रोसेस का प्रिंसिपल है, तो आपने ये साथ भी ऐड करना है। रॉ मटेरियल आ जाए तो ये रॉ मटेरियल आपने सोडियम क्लोराइड, लैमस्टोन और अमोनिया। अमोनिया कुछ ही मोड में ली जाती है क्योंकि अमोनिया यहाँ रिकवर तो हो जाती है, रिकवरी तो हो रही होती है, लेकिन फिर भी अमोनिया यहाँ पर जो है ना रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। वरना ज़्यादा अमाउंट में जो यूज़ करते हैं रॉ मटेरियल वो है सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे लैमस्टोन का नाम भी देते हैं। और ये टॉपिक हमारा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर बहुत ज़्यादा अहम है, लेकिन अगर आपने इस टॉपिक को कंप्लीट नहीं कर सकते तो इसके ये दो जो है ना कैल्सिनेशन प्रोसेस और अमोनिया रिकवरी प्रोसेस, इसको लाजमी करके जाना। ये शॉर्ट क्वेश्चन तौर पर, अगर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता तो इसमें ये वाला शॉर्ट लाजमी पूछे जाते हैं कि अमोनिया रिकवरी कैसे होती है इसमें, और कैल्सिनेशन प्रोसेस कैसे होता है जिसमें CO2 गैस बनती है, उसको हम कहते हैं कैल्सिनेशन प्रोसेस कहते हैं। उसके बाद इसकी एडवांटेजेस के पॉइंट लाजमी याद करने हैं। एडवांटेजेस ऑफ सॉल्वेंट प्रोसेस, सेंटेंस का नाम है सॉल्वेंट। और ये जो प्रोसेस है ये हमारे बोल के लिहाज से तो बहुत ज़्यादा हमारा ये एक चीप प्रोसेस है, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है ना वो हमें बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ रहा है, जिसकी वजह से हम इसी सॉल्वेज प्रोसेस के ज़रिए हम सोडियम कार्बोनेट को क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं।
बेकिंग सोडा तैयार कर रहे हैं, वाशिंग सोडा तैयार कर रहे हैं, इसी से तैयार कर रहे हैं। उसके बाद यूरिया में ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि अमोनियम कार्बामेट कैसे बनती है, इसको तैयार करना है। उसके बाद ये देखें इसकी लोकेशन का हवाला दिया गया है और यहाँ पर ये लोकेशन और नेम याद करके जाना एज ऑब्जेक्टिव के तौर पर। पेट्रोलियम टॉपिक में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को डिफाइन और पेट्रोलियम, ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम और पेट्रोलियम इज द कम्बिनेशन कम्प्लेक्स मिक्सचर होता है, ये दोनों याद करके जाना है। रीजन भी याद करके जाना है, पेट्रोलियम डेफिनेशन भी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी, ठीक है ना स्टूडेंट। और क्रूड ऑयल क्या होता है, क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल के फ्रैक्शन के नाम कौन कौन से हैं, उनके नाम भी याद करके जाओ। ये स्टूडेंट ये देखिए ये नेम है सारे फ्रैक्शन नेम है, ठीक है ना। जो कंपोनेंट्स क्रूड ऑयल से हमें मिलते हैं हीट करने के बाद, बॉयलिंग करने के बाद मुख्तलिफ बॉयलिंग पॉइंट पर हमें हासिल होते हैं। डिटेल में ये आर्टिकल तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, लेकिन ये नाम याद करने। और उसके बाद फिर भी कुछ ऐसे सॉलिड फॉर्म में मटीरियल यहाँ पे बच जाता है, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं, रेसिडुअल ऑयल कहते हैं। तो रेसिडुअल ऑयल ये देखें, ये रेसिडुअल ऑयल है, ये उसके कंपोनेंट्स के नाम है, 4 कंपोनेंट्स के नाम है रेसिडुअल ऑयल के। ये फ्रैक्शनल नाम है किसके, रेसिडुअल ऑयल के हैं, और ये फ्रैक्शनल नाम है क्रूड ऑयल के हैं। यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने के बाद फिर भी जो मटेरियल बचता है वो उसमें से फिर 4 कंपोनेंट हमें मिलते हैं। ये जो 4 कंपोनेंट हैं इनको फ्रैक्शनल पॉइंट भी कहा जाता है। ये किसके फ्रैक्शनल जो है ना पॉइंट हैं, तो याद रखना है कि ये रेसिडुअल ऑयल के हैं। तो पेपर में आ जाए कि फ्रैक्शन ऑफ रेसिडुअल ऑयल, व्हाट आर द फ्रैक्शन ऑफ रेसिडुअल ऑयल, आपने कहना ये 4 फ्रैक्शंस हैं। एक है लुब्रिकेंट है, ये हो गया पैराफिन वैक्स हो गया, स्पार्ट हो गया और पेट्रोलियम हो गया, कोक हो गया। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद जो बचने वाला फिर भी जो मटेरियल होता है ये उसको कहते हैं। उसके बाद इस चैप्टर के एक्सरसाइज में जितनी बातें हमें सारी करा दी हैं और इंशाल्लाह आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे वो सारी बातें डिस्कस हो गई। तो ये था इन 4 चैप्टरों का गेस्ट पेपर। तो मैंने आप लोगों को एज ए जस्ट गेस्ट पेपर दिया है। फर्दर आपने जो है ना इसकी डिटेल तो मैंने नहीं पढ़ा सका, इस डिटेल में सारे आर्टिकल मैंने डिस्कस किए थे, सब सारे क्लास में आप लोगों को मैंने समझा दिए थे और डिस्कस भी कर दिए थे। ये 4 चैप्टरों का कैसे है, फर्स्ट 4 का मैं पहले दे चुका हूँ, या आपकी बुक फाइनल होगी। और इंशाल्लाह ये जितने भी मैंने आप लोगों को एनालिटिकल कंसेप्चुअल क्वेश्चन को मैंने बताए हैं, क्योंकि इस दफ़ा जो पेपर आना है मैंने पहले भी बात की है 35% कंसेप्चुअल आएगा, तो आपने इन कंसेप्चुअल क्वेश्चन को आपने इसी टेक्स्ट बुक से फॉलो करके जाना है। और कोशिश क्या करें कि वर्डिंग भी टेक्स्ट बुक वाले यूज़ क्या करें, जिससे नंबर ज़्यादा बन जाते हैं। तो ये थे 4 चैप्टर का गेस्ट, जहाँ से स्टार्ट किया है आपको गेस्ट देना। बायोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर हमने स्टार्ट किया था सबसे पहले। तो ये देखें, ये इन चैप्टरों को मैंने आप लोगों को गेस्ट दिया है। ये 4 चैप्टर हैं। एटमॉस वाला चैप्टर इस साल जो आना है वो एज ए शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आएगा, ऑर्गेनिक वाला भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आएगा। बाकी जो 6 चैप्टर हैं आपने अच्छे तरीके से करके जाना है, और उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन थे वो सारे मैंने बता दिए हैं। लास्ट वाले चैप्टर में बता दिए हैं, वाटर वाले में बता दिए हैं, बायोकेमिस्ट्री वाले में हर चैप्टर में से तकरीबन 3-3, 4 से लॉन्ग मैंने बताए हैं, और इंशाल्लाह इन्हीं में से पेपर में आएंगे। तो ये आपने हर सूरत में अच्छे तरीके से करके जाना है। तो कोई और डिस्कशन करनी हो तो आपने मुझे बताना है, इंशाल्लाह मैं आपको करा दूँगा। ये थी हमारे 10th केमिस्ट्री की इंग्लिश मीडियम की बुक, जिसको हमने शॉर्ट जो है ना सारी जो है ना ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन जितने भी मैंने बताए हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से करके जाना है, फेयर तरीके से करके जाना है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से आपका पेपर फाइनल हो जाएगा और अच्छा होगा इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।